हेलो स्टूडेंट, मैं अजय सर और मेरे चैनल का नाम है सिंपलिस्ट फिजिक्स। आज मैं करने जा रहा हूँ थर्ड लेक्चर। इसका रोटेशनल डायनामिक्स का है। फर्स्ट सेकंड लेक्चर हो चुके हैं, उसके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक वहाँ से जाके तुम उसको रेफर कर सकते हो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, क्योंकि तो और भी वीडियोस आएंगे और तुमको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। राइट। तो लास्ट टाइम मैंने जो कंप्लीट किया था, हम लोगों ने मेनली पढ़ा था सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को डिटेल में पढ़ा था। और डिटेल में पढ़ने के बाद हम लोगों ने उसके बेस पर सर्कुलर मोशन का एप्लीकेशन स्टार्ट किया था, और उसमें फर्स्ट मैंने किया था कर्व रोड। मीन्स व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड। और इस पे मैंने एक वेलोसिटी भी फाइंड किया था, कर्व रोड। राइट। वेलोसिटी भी फाइंड किया था मैंने लास्ट टाइम। वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला आया था? वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा। नहीं, ये नहीं आया था, सॉरी। आया था म्यू एस इंटू आर जी। और हमने देखा था यहाँ पे अगर म्यू एस की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाती तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। इस केस को अवॉइड करने के लिए, मतलब इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग बैंकिंग करते हैं। और बैंकिंग में भी मैंने तुमको एक डायग्राम बताया था, तुमको याद होगा तो, अगर लास्ट वीडियो देखे हो तो। एक डायग्राम बताया था, मैंने बोला था डायग्राम प्रैक्टिस करके आना, तभी थर्ड लेक्चर तुमको समझ में आने वाला है। तो चलो थर्ड लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग। थर्ड लेक्चर में मेनली मुझे जो करना है वो, मैं इसको रफ कर रहा हूँ और बैंकिंग ऑफ रोड स्टार्ट कर रहा हूँ। राइट। बैंकिंग ऑफ रोड में डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हो तो बताया ही था मैंने, लेकिन अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हम लोग सॉल्व करने वाले सब कुछ। तो बैंक व्हीकल अलोंग बैंक कर्व रोड, बैंक कर्व रोड। बैंक और रोड का डेफिनेशन किया था हम लोगों ने लास्ट टाइम, मैं बता देता एक बार। जो हमारा ये रोड होता है, टर्न ले रहा है, उस टर्निंग पॉइंट पे या उस टर्निंग हुआ रोड को हम लोग क्या करते हैं, उसका जो आउटर एज है, ये आउटर एज है, इसको थोड़ा सा ऊंचा कर देते हैं। मतलब ऐसा कुछ ड्रॉ करते हैं, मतलब जो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाता है। राइट। और ये थोड़ा थोड़ा रोड क्या हो गया, ऊपर हो गया रोड का साइड, सेंटर इस साइड में है। और यहाँ पर कोई व्हीकल है ऐसे। राइट। ये हवा में नहीं चल रही है। ठीक है। तो एक उसका टायर और वो सब अच्छे से बना देता हूँ मैं। तो व्हीकल अगर इस पॉइंट पे आएगी तो कैसे जाएगी? देखो, ये उसका कांटेक्ट और थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा सेंटर की तरफ। और इस केस में क्या हो रहा है, इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड ही एक्ट कर रहा है। राइट। वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो अभी फर्स्ट केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, मोस्ट सेफ स्पीड फाइंड कर रहे हैं। मोस्ट सेफ स्पीड। तुम जानते हो टर्निंग के टाइम पे, जब भी टर्न लेते हैं व्हीकल या बाइसिकल जो भी होता है, जब भी टर्न लेता है उस टाइम पे हम लोगों को केयर करना पड़ता है कि उसकी स्पीड मेंटेन रहे। और हाईवेज पर क्या होता है, स्पीड लिमिट ऑलरेडी वहाँ पे लिखा होता है, उसका बोर्ड लगा होता है, सेफ स्पीड, एक्सीडेंटल जोन एंड बहुत कुछ लिखा होता है, ताकि उसको हम लोग फॉलो करें और एक्सीडेंट से बचें। राइट। तो मोस्ट सेफ स्पीड फाइंड करेंगे, मतलब सबसे सेफ स्पीड क्या हो सकती है इस बैंक कर्व रोड पर। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा मैं इसको। ये सिचुएशन क्या है वो बताता हूँ मैं इसको। सिचुएशन ये है कि वी हैव अ कार या फिर अ व्हीकल moving along a banked curve road, moving along a banked curved road where r is the radius of the road, and theta is the angle of, theta is over here, angle of banking, angle of banking of the road, मतलब angle by which road is tilt. Okay. And m is the mass of the car, mass of the vehicle. अंडरस्टूड। ये चीजें तो बता दिया मैंने। और कुछ रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन क्या होगा तो कोएफिशिएंट भी लिख लेते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये सब बातें होने के बाद अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन में एक चीज तो क्लियर है कि एम जी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है।
और उसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को टिल्ट होना पड़ा, जो कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नॉर्मली हॉरिजॉन्टल कर्व रोड में कहाँ होता है, ये देखो डॉटेड लाइन ड्रॉ किया, इस लाइन पे बैलेंस करता है। लेकिन अब ये क्या हो चुका है, इस केस में टिल्ट होने की वजह से, एंगल ऑफ बैंकिंग होने की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा एंगल बनाएगा ओरिजिनल पोजीशन के साथ और शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स, हाँ शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स लेफ्ट। अब देखते हैं, तो तुम जानते हो कभी भी वेक्टर अपनी जगह से शिफ्ट होता है तो उसका जो ओरिजिनल पोजीशन होता है वो कॉस कंपोनेंट बन जाता है और उसके 90 डिग्री पे क्या बनता है, साइन कंपोनेंट, तो एन साइन थीटा। तो मोस्ट सेफ स्पीड फाइंड करने के लिए हम लोग इसमें कंसिडर कर रहे हैं कि म्यू एस क्या है, जीरो है, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है रोड और टायर के बीच में, जीरो ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग उस सिचुएशन मतलब एकदम लिमिटेड सिचुएशन में चल रहे हैं, एकदम जो फ्रिक्शन कम से कम कितना हो सकता है, जीरो अवॉइड हो सकता है। उस केस में बैंकिंग ऑफ रोड कैसे हेल्प कर सकता है, क्योंकि इसके पहले हॉरिजॉन्टल कर्व रोड में फ्रिक्शन हम लोग जीरो ले रहे थे तो जीरो ही हो जा रहा था, लेकिन इस सिचुएशन में बैंकिंग ऑफ रोड कैसे हेल्प करेगा, मेनली हमको वो देखना है मोस्ट सेफ स्पीड फाइंड करने में, राइट। उसके बाद हम लोग फ्रिक्शन को कंसीडर करके भी सॉल्व करने वाले हैं, बट यहाँ पर हम लोग ने क्या किया है, फ्रिक्शन जीरो लिया है, ओके। और यहाँ पे एक और कंसेप्ट बता देता हूँ, कोई v इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी along the bank curve road, bank curve road, राइट। तो अभी देखते हैं डेरिवेशन। देखो डेरिवेशन करने के लिए हम लोग, अभी डिस्क्रिप्शन तो हो गया हमारा, अभी डेरिवेशन करने के लिए हम लोग कंसिडर करते हैं कि फ्रिक्शन जीरो, मोस्ट सेफ स्पीड फाइंड करने के लिए कंडीशन देख लेना, तो फ्रिक्शन हम लोगों को क्या लेना है, जीरो। इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, coefficient of friction between road and tire, between road and tire becomes zero, that is mu s is approximately equal to zero, then the forces acting on the vehicle along banked curve road, bank curve road। देखो ये डेरिवेशन है तो इसको हम लोग को डिटेल में करना है, क्योंकि डेरिवेशन भी पूछते हैं तुमको एग्जाम में और उसमें स्टेप्स भी फॉलो करने पड़ते हैं, डिस्क्रिप्शन बहुत जरूरी होता है, ओके। सो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो बैंक बैंक कर्व रोड के अलॉन्ग कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो देखो मैं दिखाता हूँ, एक वेट है जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पहले बेंड हो गया अपनी जगह से, कितना एंगल थीटा से, ये देख रहे हो एंगल थीटा, और ये डॉटेड लाइन ओरिजिनल पोजीशन थी वो है नहीं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो यहाँ पर आ गया है, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इंक्लाइंड हो गया अपने जगह से। तो जो कोई वेक्टर अपनी जगह से हटता है और कुछ एंगल फॉर्म करता है वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल के साथ, तो वो पर्टिकुलर प्लेस पे हम लोग क्या लेते हैं, उस पर्टिकुलर लाइन के अलॉन्ग एन कॉस थीटा, मतलब उसका उसका कॉस कंपोनेंट लेते हैं, उसके 90 डिग्री पे क्या लेते हैं, साइन कंपोनेंट। देखो ये साइन कंपोनेंट, ये कॉस कंपोनेंट, तो यही सब हम लोगों को लिखना है इन डिटेल, ओके। सो forces acting on the vehicle are, तो फर्स्ट वन, ये अच्छे से समझ गए तो डेरिवेशन में बहुत इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। फर्स्ट वन इज वेट डाउनवर्ड, देखो वेट डाउनवर्ड है, वेट डाउनवर्ड, सो वेट एम जी डाउनवर्ड। सेकेंड क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इंक्लाइंड हो गया है, इंक्लाइंड हुआ मतलब अपने प्लेस से ये शिफ्ट हो गया इस लाइन पे, तो इंक्लाइंड हो गया तो उसके लिए भी लिखना पड़ेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, मतलब जो वेट को बैलेंस करता है नॉर्मली, वो अब यहाँ पे इंक्लाइंड हो चुका है, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स गेट्स inclined by angle theta with respect to vertical axis,
वर्टिकल एक्सिस। देयरफॉर अब क्या होगा, कोई भी किसी एक्सिस से अगर इंक्लाइंड होता है, कुछ एंगल फॉर्म करता है, तो वो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाता है। लाइक यहाँ पे मैं एक ड्रॉ करता रेफरेंस के लिए, वेट देखो डाउनवर्ड था, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इधर चला गया, होना चाहिए था यहाँ पर, तो ये एन कॉस थीटा बन जाएगा, और इसके 90 डिग्री पे क्या बनेगा, एन साइन थीटा, और ये क्या है, एन है, तो वही लिखना है हमको। therefore it gets divided into two components divided into two components. So therefore first component of n is n cos theta। n cos थीटा देख सकते हो कहाँ एक्ट कर रहा है, वर्टिकली अपवर्ड, और n sin थीटा किधर, रोड का सेंटर इसी तरफ था ना, तो टुवर्ड द सेंटर n sin थीटा, ओके, n sin थीटा। तो n cos थीटा एक्ट्स वर्टिकली अपवर्ड एंड n cos थीटा नहीं, n cos theta acts vertically upward and n sin theta acts toward the center, towards the center of the road, toward the center of the road। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एक अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया कौन सा फोर्स किस तरफ एक्ट कर रहा है, और फ्रिक्शन यहाँ पे जीरो है, राइट। देख सकते हो डायग्राम में भी मैंने किस किस फोर्स के बारे में, एन इंक्लाइंड हुआ है इसीलिए दो पार्ट में डिवाइड हो गया, और वेट mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि हम लोग अब इसके आगे क्या, अब इसके आगे क्या, एक बार मैं इसके आगे हम लोगों को ना, अब कौन सा फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है, कौन किसको बैलेंस कर रहा है, इस फॉर्म में हम लोगों को लिखना है, ओके। देखो आगे कर रहे हैं हम लोग, अभी एक फिर से एक बार डायग्राम बना देता हूँ रेफरेंस के लिए, और बहुत ही सिंपल है डायग्राम ड्रॉ करना है इसमें। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले वेट ड्रॉ करना पड़ता है, वेट डाउनवर्ड एक्ट करना चाहिए, वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बेंड हो जाना चाहिए, राइट। बेंड हो गया, कहाँ से बेंड हुआ, ओरिजिनल पोजीशन क्या होती है इसकी, ये वेट को बैलेंस करता है, तो ओरिजिनल पोजीशन उसकी ये है, ये देखो ये लाइन दिख रहा है तुमको ब्लू वाला, तो एन कॉस थीटा बनेगा, ये जो ओरिजिनल पोजीशन होती है वो कॉस थीटा बनती, क्योंकि एंगल इसके साथ ही बना रहा है, और उसके 90 डिग्री पे एक्ट कर रहा है एन साइन थीटा। तो सेंटर ऑफ द रोड यहाँ पर ही कहीं होगा, तो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द रोड हो गया ना ये। अब समझो कि टुवर्ड द सेंटर ऑफ द रोड एक्ट कर रहा है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द रोड जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, तो कौन सा हो गया इसमें, देखो एन साइन थीटा इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, और एन कॉस थीटा क्या कर रहा है, एन कॉस थीटा इज बैलेंसिंग द वेट ऑफ द व्हीकल। क्लियर है। अब बोलोगे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का क्या, इसको भूल जाओ, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या, डिवाइड हो गया ना दो कंपोनेंट में, ये दोनों कंपोनेंट में, तो वो उसके दो पार्ट हो गए, अभी वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एन इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छे से समझ लो। तो एन को कंसिडर नहीं करना, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख ही दिया पहले से, तो स्टार्ट करते हैं। सो देयरफॉर बाय द डायग्राम वेट mg is equal to, we can write n cos theta, ठीक है। सो ये हो गया इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन बनता है हमारा n sin theta is acting toward the center, therefore centripetal force जो भी सेंटर की तरफ एक्ट करता है फोर्स वही होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे n sin थीटा एक्ट कर रहा है, तो n sin थीटा क्या बनेगा यहाँ पे, सेंट्रीपिटल फोर्स। बहुत ही सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने लिखा है सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है, कैसे एक्ट कर रहा है वो भी लिखा है, ओके। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या लेते हैं, mv स्क्वायर अपॉन r, ये फॉर्मूला होता है, तुमको याद होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv स्क्वायर अपॉन r, mr ओमेगा स्क्वायर mv ओमेगा, ओके। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब क्या करते हैं, हम लोग को वेलोसिटी फाइंड करना, हमारा एम क्या है, तो इसमें मैनिपुलेशन मतलब स्टेप्स तुमको याद रखने हैं। इसमें हम लोगों को इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1, सेंट्रीपिटल फोर्स वाले इक्वेशन को हम लोग दूसरे इक्वेशन से डिवाइड करेंगे, तो इक्वेशन 1 नहीं 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1,
देयरफॉर तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन एम जी, लेफ्ट हैंड साइड डिवाइडेड बाय लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड डिवाइडेड बाय राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, अब देखो अब क्या हो गया, अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सिंपली सॉल्व जैसे जैसे हो रहा है वैसे करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है अभी हम लोग। वी स्क्वायर ये आर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वी स्क्वायर अपॉन आर जी, और इधर क्या हो रहा है एन एन कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचता है टेन थीटा। ओके, सो हाँ, तो v यहाँ पे v मैक्स होगा, याद रखो यहाँ पे v मैक्स होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग पहले से v सेफ्टी स्पीड फाइंड कर रहे हैं ना, तो मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड कितनी होगी, यही होगी, मोस्ट सेफ्टी स्पीड इज, तो v मैक्स इज इक्वल टू आर जी को इधर लेके जाओ तो आर जी टेन थीटा। ओके, सो देयरफॉर इट बिकम्स रूट आर जी टेन थीटा। समझ गए, तो ये v का फॉर्मूला आएगा, v मैक्स भी बोल सकते हो, क्या मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड है ये। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर सेफ्टी स्पीड, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर, लिखना है तुमको, स्टेप्स फॉलो करने हैं, एक्सप्रेशन फॉर सेफ्टी स्पीड with which vehicle can move safely along a banked curved road, along a banked curved road, राइट, रॉड नहीं रोड। अब इसमें समझने वाली बात है कि यहाँ पे मेन फैक्टर क्या है, मेन फैक्टर थीटा है, क्योंकि रेडियस तो रोड का फिक्स होता है, रेडियस फिक्स होता है, रेडियस एंड जी, जी क्या आता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, और ये क्या होता है कांस्टेंट होता है, ये दोनों ही क्या है कांस्टेंट है। सो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो मेन फॉर्मूला हमारा, ये वाला फॉर्मूला आर जी टेन थीटा, उसमें मेन फैक्टर होता है थीटा, तो मतलब इसमें फ्रिक्शन आया ही नहीं, देख सकते हो तुम लोग, मतलब विदाउट फ्रिक्शन भी व्हीकल मूव कर सकता है सेफ्टी के साथ, और उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, ये फॉर्मूला है अंडर रूट आर जी टेन थीटा। अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोगों ने वेलोसिटी इस जो सेफ्टी स्पीड है उससे थोड़ा कम लिया, या वेलोसिटी जो भी है उससे कम होगी तो क्या होगा, उससे ज्यादा होगा तो कैसे फोर्सेस एक्ट करते हैं, राइट। तो आगे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो नेक्स्ट दो केसेस करने हैं अभी हम लोगों को, इसमें सेफ्टी स्पीड फाइंड करने के बाद इस डेरिवेशन का नेक्स्ट पार्ट होता है कि मिनिमम स्पीड एंड मैक्सिमम स्पीड, ये फाइंड करें हम लोग, समझे। तो चलो नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करने की करते हैं, कंडीशन लेते हैं। देखो हम लोगों ने सेफ्टी स्पीड एक बार फिर से लिख लेता हूँ मैं तुम्हारे लिए, सेफ्टी स्पीड इज आर जी टेन थीटा, आर जी टेन थीटा, तो मतलब ये हमारा स्टैंडर्ड वेलोसिटी हो गया जो होना चाहिए सेफली मूव करने के लिए एक रोड के ऊपर। अभी नेक्स्ट कंडीशन में मैं ले रहा हूँ, इफ वी हैव एनी वेलोसिटी v1 विच इज लेस देन आर जी टेन थीटा, विच इज लेस देन आर जी टेन थीटा, मतलब जो सेफ्टी स्पीड है उससे हम लोग की वेलोसिटी क्या है कम है, ये कंडीशन लिया हम लोगों ने। तो इस केस में होगा क्या, वो डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। इस केस में फ्रिक्शन एक्ट करेगा, इसमें फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी, क्यों पड़ेगी उसका भी मैं रीजन बताता हूँ। यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, एक बार मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ इस बार। देखो ये डायग्राम है, डायग्राम में हम लोगों को ड्रॉ करना है मेनली बैंक कर्व रोड, तो इंक्लाइन होगा थोड़ा सा ऊपर, ये फ्रंट व्यू है, गाड़ी इधर जा रही है, राइट, याद रखना ये। हाँ, अब इसके ऊपर जब व्हीकल आएगा ना तो, और वेलोसिटी v1 से मूव कर रहा है जो कि उसकी सेफ्टी स्पीड से नीचे मूव कर रहा है, स्लो मूव कर रहा है ऐसा बोल सकता हूँ मैं, इस कर्व पे जितना मूव करना चाहिए उससे स्लो मूव कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, इस पर कौन कौन से फोर्स एक्ट होंगे मैं बताता हूँ। देखो एक तो एक वेट mg डाउनवर्ड जाएगा हमेशा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इसको बैलेंस करने के लिए इंक्लाइन हो गया है, बैलेंस करने के लिए इंक्लाइंड हो गया, और इसका जो ये वाला है ओरिजिनल पोजीशन जहाँ से शिफ्ट हुआ है वो बन जाएगा एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा, एंड उसके 90 डिग्री पे बनेगा एन
साइन थीटा। समझे? अब यहाँ पर जरूरत क्या हो गई, देखो वेलोसिटी कम होने की वजह से इसका फ्रिक्शन जो है ना, वो फ्रिक्शन एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में। देखो ये अलोंग द सरफेस, इंक्लाइन सरफेस ड्रॉ कर एक्ट करेगा, और ये क्या होगा, अपोजिट होगा किसके, अपोजिट होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के, अपोजिट होगा एन साइन थीटा के, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो बताता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर जो हो रहा है ना, टोटल फोर्स जो एक्ट कर रहा है टुवर्ड द सेंटर, वो इंक्रीज हो जा रहा है। वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है, जिसकी वजह से उसको बैलेंस करने के लिए हम लोगों के पास ये स्टैटिक फ्रिक्शन होना चाहिए, जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो यहाँ पर एक्ट करेगा। और इस केस में जब ये एक्ट करेगा तो ये भी दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा, राइट। दो कंपोनेंट में, एक उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा कौन सा कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल, देखो इसका वर्टिकल कंपोनेंट कैसे ड्रॉ करना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जैसे ये इस डायरेक्शन में अलोंग द सरफेस आ रहा है, अलोंग द सरफेस है, तो इसका मेन थिंग होता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहाँ आएगा, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है तो कहाँ होता है, इस जगह पर। तो मतलब ये क्या बनेगा, एफ एस कॉस थीटा बनेगा, जो ओरिजिनल पोजीशन, क्यों, क्योंकि वो होना चाहिए था इधर लेकिन शिफ्ट हो गया है इस साइड। ओके। और दूसरी बात है, इसके 90 डिग्री पे उसका फॉर्म होगा, 90 डिग्री पे मतलब अलोंग एन कॉस थीटा बनेगा एफ साइन थीटा। देखो जिसके साथ भी हम लोग एंगल कंसीडर करते हैं ना, उसके साथ ही हम लोग क्या बनाते हैं, वही कंपोनेंट, वही एक्सिस कौन सा कॉस कंपोनेंट बनती है। यहाँ पर एंगल देखो इसके साथ बना था, ये वाले एक्सिस के साथ, तो एन कॉस थीटा हो गया। तो ऐसे ही एफ एस का होना चाहिए था इस डायरेक्शन में, लेकिन वो चला गया अभी ऊपर, इसीलिए क्या हो गया, ये दो कंपोनेंट में डिवाइड हो गया। नहीं क्लियर होता है तो एक बार मैं फिर से बताऊंगा डायग्राम में, लेकिन अब भी समझने के लिए सिर्फ इतना याद रखो, एन कॉस थीटा का तुमको पता है, एफ एस मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन जो फोर्स एक्ट कर रहा है अलोंग द सरफेस, वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, उसके कंपोनेंट्स कैसे बन रहे हैं वहां पर, वो ध्यान देना हम लोगों को। ये देखो एफ एस कॉस थीटा कहाँ जाएगा, अपोजिट टू द एन साइन थीटा जाएगा, मतलब उसको अपोज करेगा, एंड उसका जो कंपोनेंट साइन कंपोनेंट है वो एन कॉस थीटा को सपोर्ट करेगा, मतलब उसके डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, सो देयरफॉर फोर्सेस एक्टिंग ऑन, कभी भी हम लोग को फोर्स बताना ही पड़ता है, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द व्हीकल in this situation, vehicle are, first one is normal reaction force, normal reaction force in two part, first part is n cos theta, n cos theta कहाँ है, vertically upward है, vertically upward, and second one is n sin theta, right। n sin theta कहाँ है, vertically नहीं, ये टूवर्ड द सेंटर एक्ट कर रहा है, एन साइन थीटा टूवर्ड द सेंटर। ओके, सो सेकेंड केस, सेकेंड फोर्स कौन सा है, वेट है mg, वेट कहाँ एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, वेट डाउनवर्ड। एंड थर्ड में क्या लिखूंगा मैं, थर्ड में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स along the plane, acts along द इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन मतलब जो सरफेस ऊंचा हुआ है, मतलब जो बैंकिंग किया हम लोगों ने उसके अलॉन्ग, इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग, रोड के प्लेन के अलॉन्ग एक्ट कर रहा है, एंड डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट, डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट, टू कंपोनेंट्स। ओके, फर्स्ट कंपोनेंट इज एफ कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, कहाँ एक्ट कर रहा है, अपोजिट टू एन साइन थीटा। ओके, एंड दूसरा एफ एस साइन थीटा कहाँ एक्ट कर रहा है, एफ एस साइन थीटा एक्ट्स वर्टिकली अपवर्ड, एक्ट्स वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। अंडरस्टूड। तो चलो ये सब देख के डायग्राम में क्या देख के समझ में आता है, ये जो एफ एम जी है वो किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी दो फोर्स को बैलेंस कर रहा है, ये देखो यहाँ पर एन कॉस थीटा एंड एफ एस साइन थीटा। और दूसरी बात, एन साइन थीटा को कौन अपोज कर रहा है, ये मतलब ये इसको माइनस कर रहा है,
और एन साइन थीटा जो है वो कौन से डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, सेंटर की डायरेक्शन में। मतलब एन साइन थीटा में से इसको एफ एस कॉस थीटा को माइनस करने पे जो भी मिलेगा वो क्या बनेगा हमारा, सेंट्रीपिटल फोर्स। समझे, क्योंकि एन साइन थीटा तो एक्ट कर रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए एफ एस कॉस थीटा, मतलब इस सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, एफ एस कॉस थीटा। ओके, तो चलो लिखते हैं। सो देयरफॉर बाय द डायग्राम, हाँ देख लो यहाँ पे, बाय द डायग्राम वी कैन राइट mg, weight mg balances by n cos थीटा, और उसी के डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है एफ एस साइन थीटा। ओके, तो ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। दूसरा, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी, सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू एन साइन थीटा, तो था ही, उसको अपोज करने के लिए एफ एस कॉस थीटा है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो अपोज करेगा। ओके, माइनस कर देगा उसको। ओके, अब इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास आया नहीं, 2 को मैं थोड़ा फॉर्मूले फॉर्म में लिख लेता हूँ। एम वी स्क्वायर, वी वन हम लोगों ने कंसिडर किया वेलोसिटी जो कि सेफ्टी स्पीड से कम है, इज इक्वल टू एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा। तो इक्वेशन नंबर हो गया अपना 2। तो ऊपर वाला ये रफ कर देता हूँ मैं यहाँ पे, देखो, हाँ इक्वेशन नंबर 2 हो गया हमारा। अब हम लोग देखने वाले आगे इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे। हमेशा बोलता हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स वाले इक्वेशन को दूसरे वाले इक्वेशन से डिवाइड करो, तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। तो इस केस में लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2, दैट इज v1 square mv1 square upon r divided by mg, left hand side of equation 1, and n sin theta minus fs cos theta अपॉन mg में क्या आता है, देखो इक्वेशन 1 में n cos थीटा प्लस fs sin थीटा। ओके, अब देखो, अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो सिंपली। अब स्टेप्स पे आ जाओ, तो यहाँ बचेगा v1 स्क्वायर अपॉन आर जी, और यहाँ पे क्या बचेगा, n cos थीटा, और n का क्या रिलेशन है, सिंस म्यू एस, सिंस एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस एन होता है, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस एन, ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। तो इस केस में मैं जो भी एफ एस का प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, म्यू एस एन लिखेंगे। तो एन साइन थीटा माइनस म्यू एस एन, मैंने बताया ब्रैकेट में क्यू ऐसा लिख रहे हैं हम लोग, इक्वल होता है, क्यू होता है इक्वल प्रोपोर्शनल टू होता है एन के, ये फर्स्ट सेकेंड वीडियो में मैंने बताया है ऑलरेडी। ओके, एन कॉस थीटा प्लस म्यू एस एन साइन थीटा, समझे। अब देखो एन एन सब में आ रहा है, चारों टर्म्स में आ रहे हैं, तो कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, तो डायरेक्टली मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे क्या आ जाता है हमारा, एन साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा। देखो अभी फाइनली हमारे पास जो आएगा ना, v1 स्क्वायर अपॉन आर जी। अब यहाँ पे मुझे टैन चाहिए, टेंजेंट, स्लोप से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो स्लोप कैसे फाइंड होता है, हमेशा याद रखो, ये इंक्लिनेशन का स्लोप कैसे फाइंड होगा, टैन आना चाहिए। तो मैं इक्वेशन में टैन लाने के लिए क्या करूंगा, सभी टर्म्स को राइट हैंड साइड में सभी टर्म ऊपर नीचे किससे डिवाइड करूंगा, कॉस थीटा से। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऊपर नीचे दोनों को टर्म्स को डिवाइड करना है कॉस थीटा से, प्लस म्यू एस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, सो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, माइनस म्यू एस, अब ये तो कैंसिल हो गया म्यू एस, अब नीचे क्या बचेगा, कॉस थीटा कैंसिल, 1 प्लस म्यू एस tan थीटा, समझे। तो v1 स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू क्या आ गया, tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। देयरफॉर v1 स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी को दूसरे साइड लेके जाएंगे हम लोग इस साइड,
तो मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे टर्म्स को, तो tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। ओके, बट हम लोगों को क्या स्क्वायर नहीं चाहिए भाई, ये साइड में स्क्वायर है ना, इसको निकालो तो रूट आएगा दूसरे साइड, तो रूट में ले लो आर जी tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। ओके, सो ये हुआ हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला। इसका वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी, तो ये मिनिमम कब होगा, वेलोसिटी विल बी, वेलोसिटी, अब ये फॉर्मूले के बेस पे बातें करते हैं। वेलोसिटी v1 is 0 if mu s is greater than equal to tan theta। देखो म्यू एस ग्रेटर देन इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा, उस केस में ये जो डिफरेंस है, ये ऊपर वाला डिफरेंस न्यूमरेटर में, उसका डिफरेंस क्या होएगा, जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से ये सबकी पूरी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। सो देयरफॉर v मिनिमम इज इक्वल टू जीरो इफ म्यू एस इज इक्वल टू tan थीटा, म्यू एस इज इक्वल टू tan थीटा, समझ गए। तो अब इस केस में हम लोगों ने क्या सीखा है, देखो ये कब कहाँ पर होता है, रफ सरफेस के लिए होता है, ज्यादातर रफ सरफेस, रफ रोड के लिए होता है। रफ रोड के लिए क्या होता है, म्यू एस इज अप्रोक्सीमेटली रफ रोड एंड थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल। ओके, उस केस में थीटा, ये म्यू एस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा होता है, जिसकी वजह से उसका डिफरेंस यहाँ पर जीरो हो जाता है और वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी ही जीरो हो जाती है। तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, होगी जीरो होनी चाहिए उस केस में, जब हम लोग किस सेफ्टी स्पीड से नीचे मूव कर रहे हैं, राइट। उस केस में अगर फ्रिक्शन इसके इक्वल हो जाता है, उस टाइम पे हमारा जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगा, मिनिमम वेलोसिटी। तो ये डेरिवेशन अच्छे से देख लो, ये एक अपने एक अलग से भी पूछ सकता है, साथ में भी पूछ सकता है, ज़्यादा मार्क्स के लिए पूछेगा तो साथ में पूछेगा। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, पहले यहाँ पे कंसिडर किया, राइट, यहाँ पे कंसिडर किया, जिसकी वजह से आगे कौन कौन से फोर्सेस में डिवाइड होगा वो बताया, एफ एस कहाँ पे एक्ट कर रहा है वो भी बताया, इसमें अवे फ्रॉम द एन साइन थीटा एक्ट कर रहा है, फिर डिवाइड होता है, और उसके बाद मैंने स्टेप्स जो भी फॉलो किए और उसको तुम रिवाइज करना। और ये प्रैक्टिस का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे डेरिवेशंस को, उतना ज़्यादा तुम उसको थरो कर पाओगे और तुम अपने एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो पाओगे, समझे। अभी नेक्स्ट वाला करते हैं हम लोग, जब वेलोसिटी सेफ्टी स्पीड से ज़्यादा होगी तो कितना क्या होगा, वेलोसिटी सेफ्टी स्पीड से ज़्यादा होगी तो क्या होगा। देखो अभी सेकेंड केस में हम लोग करेंगे वेलोसिटी v2 more than the most safe speed, most safe speed along a curve road, bank curve road, okay, more than the safe speed। okay, इसमें क्या होता है बेसिकली, since v2 is more than the rg tan theta, root rg tan theta, rg tan theta क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मोस्ट सेफ स्पीड यही तो है, ओके, rg tan theta। सो इस केस में होगा ये कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा दैट वुड बी लेस देन, सेंट्रीपिटल फोर्स इज लेस देन एन साइन थीटा, एन साइन थीटा। तो इसको बैलेंस करने के लिए इसी डायरेक्शन में एक्ट करना पड़ेगा फ्रिक्शन को, इसी डायरेक्शन में एक्ट करना पड़ेगा फ्रिक्शन को। और इसका डायग्राम मैं अगर ड्रॉ करूं तो डायग्राम सेम है, डायग्राम में कोई चेंजेस नहीं आने वाले, फोर्स में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। ये देखो इंक्लिनेशन ड्रॉ कर दिया मैंने, ये व्हीकल हो गया, इसका वेट डाउनवर्ड, इसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इंक्लाइंड होता है, जिसकी वजह से वो डिवाइड हो जाता है दो पार्ट में। उसका वो जो ओरिजिनल जहाँ से शिफ्ट हुआ है वो एन कॉस थीटा बनता है, और उसके 90 डिग्री पे एन साइन थीटा बनता है, ओके। अब इसका फ्रिक्शन जो है एक्ट करता है अलोंग द सरफेस, सरफेस ऑफ इंक्लिनेशन। फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करता है, सरफेस ऑफ इंक्लिनेशन के अलोंग एक्ट करता है। तो अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। दो पार्ट कौन कौन से बनेंगे, एक तो इसका एक पार्ट नीचे आ जाएगा, तुम थोड़ा अलग कलर ले लेते हो ताकि तुमको अलग से दिख पाए। एक पार्ट नीचे आ जाएगा, वो बनेगा क्यू, क्या बनेगा भाई, वो बनेगा तुम्हारा, ये देखो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहाँ था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये था, राइट। और उसका 90 डिग्री पे आएगा एफ एस साइन थीटा,
और वो हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा फॉर्म कर रहा है ना, अभी नीचे की तरफ आ रहा है ना, इसलिए इसको क्लियर करने के लिए मैं ऐसे बना सकता हूँ। देखो ये सरफेस है, थोड़ा क्लियर करता हूँ इसको। ये सरफेस है और इसके अलोंग कोई फोर्स एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट। तो ये फ्रिक्शन है हमारा। फ्रिक्शन कहाँ होना चाहिए था? हॉरिजॉन्टल लेवल पे होना चाहिए था। तो ये जहाँ होना चाहिए था वो बनता है कॉस थीटा, और उसके 90 डिग्री पे बनेगा एफ एस साइन थीटा। तो देखो ये अलग से बना दिया। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का देखूँ तो वेट को बैलेंस करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऐसे जाता है, और उसका ओरिजिनल होना चाहिए था यहाँ पे, तो एन कॉस थीटा बनता है और ये एन साइन थीटा। तो ये कंबाइंड डायग्राम ये वाला बनाया मैंने। अब इस केस में भी हम लोग को लिखना है कि फोर्स कौन कौन सा। आप देखो जो एफ एस कॉस थीटा बन रहा है, एफ एस कॉस थीटा वो एन साइन थीटा के डायरेक्शन में ही एक्ट कर रहा है, सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो इसीलिए ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स बनाएंगे। ये प्लस ये सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा। समझ गए? ओके। थोड़ा अलग से प्रैक्टिस करना, थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करो। मेरा जो भी डायग्राम मैंने बनाया जहाँ भी, उसको अच्छे से फिर अच्छे रिवाइज कर करके देखो, ताकि तुमको अच्छे से समझ नहीं आता फिर भी तो तुम व्हाट्सअप मुझे कर सकते हो या फिर कॉल भी कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर हमेशा देता हूँ। अपना नाम बताना और सिंपली मुझे वीडियो का रेफरेंस देना और अपना डाउट जो भी है वो पूछ लेना है। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, कोई डरने की बात नहीं है, मेरा काम है। ओके। तो अभी नेक्स्ट इसमें forces on the vehicle, acting on the vehicle are, फर्स्ट फोर्स कौन सा एक्ट कर रहा है देख सकते हो, वेट। हमेशा की तरफ वेट, इसमें सीक्वेंस नहीं होता, हमको सब बताना है बस। वेट एम जी डाउनवर्ड जा रहा है, कौन से डायरेक्शन में जाता है वो बताना है, डाउनवर्ड जा रहा है। और दूसरा है एफ एस डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, एफ एस फ्रिक्शनल फोर्स, एफ एस कॉस थीटा एंड एफ एस साइन थीटा। ओके। तो कॉस थीटा किधर जा रहा है? टूवर्ड द सेंटर, टूवर्ड्स द सेंटर, टूवर्ड द सेंटर मतलब कौन से डायरेक्शन में? एन साइन थीटा के डायरेक्शन में जा रहा है। एंड एफ एस साइन थीटा कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? वेट के डायरेक्शन में। तो डाउनवर्ड जाएगा। कौन सा? डाउनवर्ड जाएगा। ओके। ओके। एंड थर्ड एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तुम फुल फॉर्म लिख सकते हो, ऐसा शॉर्टकट नहीं लिखना। एन कॉस थीटा इसमें भी है और एन साइन थीटा इसमें भी है। कौन किधर एक्ट कर रहा है सिर्फ डायरेक्शन बता दो। तो एन कॉस थीटा वर्टिकली अपवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। और एन साइन थीटा कहाँ जा रहा है डायग्राम में देखो, हाँ टूवर्ड द सेंटर जा रहा है, टूवर्ड्स द सेंटर। अब हम लोग देख सकते हैं टूवर्ड द सेंटर दो फोर्स है, टूवर्ड द सेंटर दो फोर्स है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी दो फोर्स है, और अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स है। तो टूवर्ड द सेंटर जो होता है, सिंस हम लोग अब डायग्राम से सिंस नहीं, देयरफॉर वी कैन राइट एन जी, ये जो वेट है, वेट किसको बैलेंस कर रहा है? एन कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा है, और कोई फोर्स नहीं है उस डायरेक्शन में। नहीं, एम जी के साथ एफ एस साइन थीटा भी है सेम डायरेक्शन में, तो एम जी प्लस करेंगे एफ एस साइन थीटा और इक्वल टू एन कॉस थीटा। So therefore we can write mg plus fs sin theta is equal to n cos theta. Therefore mg is equal to n cos theta माइनस एफ एस साइन थीटा, मतलब मैंने mg को सेपरेट कर लिया, ये इधर ला दिया। ओके, इक्वेशन 1 ले लो। ओके। और दो चीजें ध्यान दो, डाउनवर्ड डाउनवर्ड था तो इसीलिए प्लस हो गया, और अपवर्ड को बैलेंस कर दिया। ओके, डाउनवर्ड इज इक्वल टू अपवर्ड। ओके, नेक्स्ट है टूवर्ड द सेंटर दो फोर्स है, वो दोनों प्लस होके सेंट्रीपिटल फोर्स बनाएंगे। सो हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लिख दिया, कचरा कर रहा है इसमें। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ अभी सेंट्रीपिटल फोर्स टूवर्ड द सेंटर दो चीजें, एन साइन थीटा एफ एस कॉस थीटा, एन साइन थीटा प्लस एफ एस cos theta. Okay, fine. So therefore we can write m v2 square, क्योंकि मैक्सिमम v2 इसमें कंसिडर किया हम लोगों ने, v2 स्क्वायर अपॉन r
इज इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करो हमेशा की तरह, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। ओके, तो इक्वेशन 2 क्या है हमारा, एम वी टू स्क्वायर अपॉन आर अपॉन एम जी, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 divided by the left hand side of equation 1, and right hand side of equation 2 fs cos theta upon n cos theta minus fs sin theta। इसमें भी सेम टेक्निक अप्लाई करेंगे हम लोग, सेम टेक्निक मतलब मास मास कैंसिल, एंड सिंस fs इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू एस इंटू एन होता है, सो देयरफॉर वी कैन राइट वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू, और इसको जहाँ पर भी एफ एस है ना उसको रिप्लेस कर देंगे, तो एफ एस कहाँ कहाँ है देख सकते हैं हम लोग, एफ एस दो जगह पर, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो उसको रिप्लेस करेंगे किससे, म्यू एस एन से, एन साइन थीटा प्लस म्यू एस एन, और जो बचा वहाँ पे कॉस थीटा वो ऐसे ही लिखना है यहाँ पर, ओके, अपॉन एन कॉस थीटा माइनस म्यू एस एन साइन थीटा। अब इसमें ध्यान दो, एन एन सब में आ गया तो एन एन कैंसिल हो जाएगा, एन एन कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली ऐसे दिखा सकते हैं लोग। अब सब वही वाला टेक्निक, सबको कॉस से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन को कॉस से डिवाइड करोगे, पहले ये टर्म को कॉस से डिवाइड करोगे तो टैन हो जाएगा वो, प्लस फिर से इसको भी कॉस से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, और म्यू एस वहाँ पर है इसलिए म्यू एस इंटू 1, तो म्यू एस लिखना पड़ेगा, म्यू एस तो बचता है ना इंटू 1 में। अब नीचे देखिए कॉस को, इस कॉस को डिवाइड करेंगे हम लोग तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, माइनस म्यू एस, यहाँ पे साइन है तो इसमें कॉस को डिवाइड करेंगे तो कॉस से, तो ये बनेगा tan थीटा। तो फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन आता है वो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी आता है, और मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा, समझे। अब इसमें V2 है ना, V2 स्क्वायर को हम लोग रूट में कन्वर्ट कर देंगे, आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। अभी देखो क्वेश्चन वही आता है इसमें कि इस इक्वेशन में की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, मतलब ये तो मोस्ट सेफ स्पीड से ज़्यादा है ना, सेफ स्पीड से ज़्यादा कितना हो सकता है, मतलब इनफाइनाइट तक जा सकता है कभी भी। तो ये इक्वेशन जो है इनफाइनाइट कब आएगा, जब नीचे जीरो आएगा, नीचे क्या आएगा, जीरो आएगा, इसका जीरो होना चाहिए। तो उसके लिए क्या कंसिडर होना चाहिए कि इफ म्यू एस की वैल्यू अगर हम लोग कॉट थीटा कंसिडर कर लेते हैं, कॉट थीटा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये जो नीचे है ना वो जीरो आ जाएगा, राइट, नहीं 1 आ जाएगा, और फिर ये टोटल मिला के जीरो। तो मतलब समझो अच्छे से इसका मतलब क्या है, अगर कॉट थीटा लेते हैं तो क्या होता है वो देखते हैं। सो देयरफॉर V2 में क्या कन्वर्जन हो जाएगा देखते हैं हम लोग, अब ये V2 मैक्सिमम बन जाएगा, देन V2 becomes infinite मतलब मैक्सिमम, इसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, V2 को मैक्सिमम बनाने के लिए कॉट थीटा ले रहे हैं, तो आर जी टेन थीटा ऊपर रखता हूँ प्लस कॉट थीटा ऊपर रखता हूँ, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है, 1 होता है, ओके, टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो 1 होता है तो नीचे 1 हो गया, ओके, नहीं म्यू म्यू क्यों लिखा है यहाँ पे, हाँ ये पूरा वैल्यू ही 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो गया, और 1 माइनस 1 कितना, जीरो, और किसी के भी फ्रैक्शन में नीचे जीरो आता है तो V2 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, राइट, ये क्या हो जाएगा जीरो, तो एनीथिंग अपॉन जीरो इज इनफाइनाइट। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स कितना वेलोसिटी से मूव कर सकता है वो, और वो कब मूव कर सकता है, जब तुमको पता है कि म्यू एस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कॉट थीटा होना चाहिए, म्यू एस की वैल्यू कितनी, कॉट थीटा होनी चाहिए। तो इस हिसाब से हम लोग फाइंड करेंगे अगर, तो थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 45, मतलब अगर हाईली कर्व बैंक कर्व रोड,
ये किसमें यूज होता है? हाईली बैंक्ड कर्व रोड, हाईली बैंक्ड कर्व रोड, कर्व रोड, राइट, हाईली बैंक्ड कर्व रोड। ये कब होता है? जब रेसिंग ट्रैक में ये यूज होता है, ओनली रेसिंग के लिए। नॉर्मली ये नॉर्मल रोड पे नहीं होता है, ओनली रेसिंग के लिए ये चीज यूज की जाती है, राइट। तो इसमें इनफाइनाइट कैसे आता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये तुमको अपने दिमाग में रखना है, समझे? अच्छे से रिवाइज करो, इसको प्रैक्टिस करो मेनली। अब इसके बाद हम लोग करेंगे कोनिकल पेंडुलम स्पेस। ओके, देखो ये म्यू, ये थीटा 45 कैसे आया, राइट? थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 45 क्यों ले रहे हैं हम लोग, वो एक बार बता देता हूँ, क्योंकि ऐसा डायरेक्टली नहीं हो सकता, तुमको मतलब कंफ्यूज हो जाओगे। तो जैसे तुमने देखो, सिंस हम लोगों ने ऊपर कंसिडर किया है ना, म्यू एस इज इक्वल टू कॉट थीटा, राइट। इफ म्यू एक्स कितना, मतलब कॉट की वैल्यू मैक्स टू मैक्स कितनी हो सकती है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू कितने मैक्स टू मैक्स 1 हो सकती है, तुमको पता है। तो हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, हम लोग ये कंसिडर कर रहे हैं कि मैक्स टू मैक्स म्यू एस, इफ मतलब बाउंड्री कंडीशन ले रहा है, इफ म्यू एस इज इक्वल टू 1, देन दिस थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 45 डिग्री। उसके लिए ही कितना होता है, 1 होता है, राइट। तो ये याद रखो, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे ये कंडीशन लिया है, म्यू मैक्स 1 होता है, इसलिए यहाँ पर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 45, समझे? चलो नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम स्टडी करेंगे एक बार, और कोनिकल पेंडुलम में बहुत डिटेल में हम लोग उसका टाइम पीरियड फाइंड करने वाले हैं और उसका फ्रीक्वेंसी फाइंड करने वाले हैं, राइट। और उसमें कौन कौन से फोर्सेस अप्लाई होते हैं और कोनिकल पेंडुलम होता क्या है, ये सभी क्वेश्चंस है। देखो ये कोनिकल पेंडुलम एक डिफरेंट कंसेप्ट है तुम्हारे पास, राइट। तो उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो स्टूडेंट, कोनिकल पेंडुलम में बेसिकली क्या होता है, मैंने पहले से ही लिख के रख लिया ताकि मेरा टाइम बचे थोड़ा और वीडियो का लेंथ थोड़ा कम हो जाए, तो इसलिए मैंने पहले से लिख लिया। कोनिकल पेंडुलम का सिंपल सा डेफिनेशन लिखा है मैंने यहाँ पर, तुम देख सकते हो। इट इज अ सिंपल पेंडुलम, इट इज अ सिंपल पेंडुलम in which we provide such a motion so that it performs circular motion in a horizontal plane। इसका मतलब ये है कि ये सिंपल पेंडुलम ही है। देखो मैंने डायग्राम भी ड्रॉ करके रखा है पहले से कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है। सिंपल पेंडुलम में जब कोई भी ये जो है ये स्ट्रिंग है, बराबर, ये स्ट्रिंग है, और ये जो हैवी मास इससे अटैच होता है स्ट्रिंग से, ये होता है हैवी मास। तुम हम लोग इसको नाम देते हैं बॉब, BOB, बॉब, राइट। तो बॉब बोलते हैं, तो मैंने बॉड लिख दिया, सॉरी, ओके। अभी देखो, इसको हम लोग बोलते हैं बॉब, BOB, बॉब नाम देते हैं। अब बैंक ऑफ बड़ौदा ने BOB बॉब, मतलब ये स्फेरिकल जो बॉल होता है, स्फेरिकल हैवी मास होता है, इसी को हम लोग नाम देते हैं बॉब, राइट। अब ये इसमें भी होता है, सिंपल कोनिकल पेंडुलम में भी ये स्ट्रिंग है, और तुम देख सकते हो ये बॉब यहाँ पर भी है, मतलब हैवी मास, ओके। बॉब यहाँ पर भी कनेक्टेड है, लेकिन दोनों के मोशन में डिफरेंस आ रहा है, तुम समझ सकते हो। इसमें एक छोटा सा जर्क देते हैं हम लोग, तो ये कैसे परफॉर्म करता है, ऐसा ऑसिलेशन परफॉर्म करने लगता है, रिपीटेड पाथ में ऑसिलेशन, मतलब मीन पोजीशन के अबाउट मोशन होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है, और ये एक टाइप का ऑसिलेशन है, और इस ऑसिलेशन परफॉर्म करता है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। ये डिफरेंट टाइप का मोशन होता है, बट ये सर्कुलर मोशन कब होता है, जब हम लोग इसको इस तरह से घुमाते हैं, इस टाइप से घुमाते हैं, ये स्ट्रिंग को यहाँ से हम लोग को थोड़ा सा टर्न करना पड़ता है इस तरीके से कि ये कैसे सर्कुलर मोशन। तुम प्रैक्टिकल कर सकते हो, तुम अपने घर में कुछ भी एक धागा ले लो या स्ट्रिंग ले लो, उसमें कुछ हैवी मास बांध लो, या फिर तुम्हारे घर में तुम्हारा आईडी कार्ड होगा, आईडी कार्ड का एकदम ऊपर से पकड़ना उसको, बैंड को, और आईडी कार्ड वाला पार्ट नीचे रखना, और उसको ऐसे रोटेट करना, अपना हाथ घुमाना थोड़ा सा उसको, तो ये सर्कुलर मोशन में परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा, राइट। तो ये जो है ये सर्कुलर पाथ है और हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ है, तो इसीलिए इसमें कंसेप्ट आता है सर्कुलर मोशन का, राइट। और सर्कुलर मोशन का आप ये पढ़ क्यों रहे हैं सर, ये घुमाने घुमाने का काम हमको कब आने वाला है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको,
कहाँ पे यूज होने वाला है। तो इसको देखो, यूज जरूरी नहीं कि हर चीज तुम एप्लीकेशन फॉर्म में तुम ही ले लो, मतलब तुम एक स्पेसिफिक फील्ड में जाने वाले हो आगे चल के, जरूरी नहीं कि सभी चीजें तुम ही यूज करो, बट तुम्हारे लाइफ में कहीं ना कहीं ये यूज होता है। जैसे मैं बता दूं, तुम अम्यूजमेंट पार्क में जाते हो आजकल, जो रिसोर्ट में जाते हो, वाटर पार्क, अम्यूजमेंट पार्क में बहुत टाइप टाइप के स्विंग्स होते हैं वहां पर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। उसी में से एक होता है मैरीगो राउंड। मैरीगो राउंड में ये कंसेप्ट जो सिंपल कॉनिकल पेंडुलम का कंसेप्ट है वो यूज होता है। और ये जो सिंपल पेंडुलम का कंसेप्ट भी तुम वहां पर देख सकते हो कि जो ऐसा कुछ होगा कि सर्कुलर ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है एक फिक्स पोजीशन, फिक्स रॉड से। तो यहाँ पर हम लोगों को देखना है जो वर्टिकल सॉरी कॉनिकल पेंडुलम है, कॉनिकल पेंडुलम किस में यूज होता है, बेसिकली तुम देख सकते हो मैरीगो राउंड में इसका कंसेप्ट आता है। तो अब हम लोग स्टडी करेंगे कि मैरीगो राउंड पे तुम बैठते हो और गोल गोल घूमते हो, उस टाइम पे तुम्हारे ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करते हैं ये भी पता कर सकते हैं। बॉब बॉब की जगह पे तुम हो जाओगे बस, और कुछ नहीं। बॉब की जगह पर तुम और तुमसे अटैच सिस्टम हो जाएगा, और इस पे क्या फोर्स एक्ट करता है, तो मतलब कहीं ना कहीं तुम अपने बारे में ही, मतलब अपने यूज वाली चीजों में ही इसको स्टडी कर रहे हो, राइट। तुम समझ सकते हो इतने बड़े बड़े स्विंग्स अम्यूजमेंट पार्क में बने होते हैं, तो वहां पर कुछ ना कुछ फिजिक्स और साइंस तो यूज होता ही होता है, राइट। तो कॉनिकल पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम का सबसे बड़ा डिफरेंस है कि इसका पाथ, जो इसमें टू एंड फ्रो होता है सिंपल पेंडुलम में, और इसमें कोनिकल पेंडुलम में सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है बॉब। और ये दोनों पॉइंट क्या मैंने ड्रॉ किया, ये दोनों पॉइंट एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ड्रॉ किया, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, राइट। ए और बी दो पॉइंट है, दो डिफरेंट पॉइंट है, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं इस सर्कुलर पाथ पे। और यहाँ पर क्या है, ए एंड बी इज द एक्सट्रीम पोजीशन, और ये जो बीच में है वो मीन पोजीशन होता है, राइट। तो चलो अब हम लोग इसको तो अभी करना नहीं है, सिंपल पेंडुलम को हम इसको ही करने वाले हैं, कोनिकल पेंडुलम को कैरी फॉरवर्ड करेंगे और इसका डिटेल सीखेंगे। इसका क्या फाइंड करेंगे हम लोग, टाइम पीरियड फाइंड करेंगे कि कितने टाइम में ये सर्कल कंप्लीट होगा, वो कौन से फॉर्मूले पे डिपेंड करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, ये सीखेंगे। और उसके बाद में हम लोग एक और डेथ वेल का भी सीखेंगे हम लोग। डेथ वेल में कैसे होता है, डेथ वेल नहीं, ये एक दूसरा होता है, तो उसमें बहुत टाइप की राइडिंग्स आती है, तो वो भी सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो हमारा एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ओके, चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चलो नेक्स्ट हम लोग सीख रहे हैं कोनिकल पेंडुलम और फोर्सेस एक्टिंग ऑन द कोनिकल पेंडुलम। ये सीखने के बाद हम लोग टाइम पीरियड फाइंड करेंगे और फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, क्योंकि इसी पे बेस्ड होता है पूरा। फोर्सेस एक्टिंग ऑन द कोनिकल पेंडुलम while it performs circular motion। ओके, चलो स्टडी करते हैं इसको, और उसके बाद हम लोग डेरिवेशन वाला पार्ट करेंगे, समझ गए। उसके बाद डेरिवेशन वाला पार्ट, ये थोड़ा सा हेडिंग है, इसको कलर वलर कर देता हूँ। ओके, अब देखो, अब बात आती है कोनिकल पेंडुलम पे कौन कौन से फोर्स एक्ट करते हैं उसकी, राइट। तो मैं बताता हूँ, जब वो कोनिकल पेंडुलम ना मोशन परफॉर्म नहीं कर रहा होता, तो उसके ऊपर फोर्स होता है डाउनवर्ड। डाउनवर्ड फोर्स यानी क्या होता है, वेट होता है mg, वेट होता है mg। और इसको बैलेंस, वेट को बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स तो अप्लाई होना ही चाहिए, नहीं तो ये बॉब नीचे टूट के गिर जाएगा, राइट। तो वेट को बैलेंस करने के लिए हमारे पास एक फोर्स होता है स्ट्रिंग में, ये टेंशन होता है, तुम जानते हो ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, और ये बॉब है, बॉब का मास m होता है, बॉब का मास m होता है, स्मॉल m, राइट। तो ये चीजें तुम ध्यान में रखो। और ये क्या है, यहाँ पर ये जो बताया, ये मिरर नहीं है, ये रिजिड सपोर्ट है। क्या है, रिजिड सपोर्ट, मतलब एक फिक्स्ड सपोर्ट है, जहाँ रूफ, ये छत भी हो सकता है, या कहीं पे हम लोग इसको जहाँ पे उसको सस्पेंड किए। तो यहाँ पे दो टाइप का फोर्स एक्ट हो गया, एक वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, और टेंशन इन द स्ट्रिंग अपवर्ड डायरेक्शन में। और दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, आप ऐसा बोल सकते हो बैलेंस करते, वेट एंड टेंशन बैलेंसेस ईच अदर, समझ गए। तो नॉर्मल ये कब है, स्टेबल स्टेशनरी पोजीशन है, ये स्टेशनरी पोजीशन है, स्टेशनरी है। जब मोशन परफॉर्म करेगा तो उस टाइम पर क्या होगा, ये ध्यान देने वाली बात है, समझे। जब मोशन परफॉर्म करेगा वहां पर हम लोगों को कैसे फोर्स को डिवाइड करना है, ये अच्छे से ध्यान दो, यही सीखने वाली बात है। तुम जहाँ पे कंफ्यूज होते हो वो पार्ट आ रहा है हमारे पास। ओके,
तो जैसे मैं ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने लग गया, एक सर्कुलर पाथ में ड्रॉ कर देता हूँ। सर्कुलर पाथ ड्रॉ करने के लिए जस्ट एक सर्कल कंप्लीट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, ऐसा। ठीक है, सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। नहीं, सर्कल अच्छा नहीं बन रहा है, रुक जाओ थोड़ा सा इसको और अच्छा, मुझे ही अच्छा नहीं लग रहा है तो तुमको क्या मजा आएगा। देखो तुमको अच्छा लगे इसलिए मैं ऐसा कुछ बना रहा हूँ। राइट, ये स्ट्रिंग बना लिया मैंने। अब देखो यहाँ पे सर्कल कंप्लीट करने का कोशिश करता हूँ मैं, ऐसे। और इसका, हाँ ये इस साइड वाला पॉइंट नहीं ड्रॉ किया है मैंने, एक ही हाफ पार्ट ही दिखा रहा हूँ तुमको। चलो ये साइड वाला भी ड्रॉ करना है तो कर देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो ड्रॉ कर दिया मैंने दोनों साइड। चलो ये तो हो गया। अब इसमें फोर्स कैसे एक्ट करते हैं, पहले तो बॉब ड्रॉ करने दो मेरे को। बॉब यहाँ पर जब इस पोजीशन पर होगा, बॉब हैवी मास, तो इसका टेंशन देखो, टेंशन ऊपर की तरफ ही एक्ट करता है हमेशा, रिजिड सपोर्ट। ये पॉइंट जो है ना, पॉइंट ए की तरफ ही एक्ट करेगा हमेशा, याद रखना। तो जब टेंशन इस जगह पर ले रहे हैं हम लोग, कौन से पॉइंट पर, पॉइंट सपोज मैं इसको ले लेता हूँ पी पॉइंट, ओके, पॉइंट पी पर, तो भी पॉइंट ए की तरफ ही एक्ट करेगा टेंशन। टेंशन कहाँ होता है हमेशा, स्ट्रिंग के अलोंग, अलोंग द स्ट्रिंग। टेंशन हमेशा कहाँ होता है, याद रखो, टेंशन हमेशा कहाँ होता है, अलोंग द स्ट्रिंग, अलोंग द स्ट्रिंग होता है हमेशा। तो मैं टेंशन यहाँ पे लिखूंगा। लेकिन वेट कहाँ एक्ट करता है भाई, वेट याद रखो, वेट हमेशा कहाँ जाता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है, नीचे की तरफ ही जाएगा। ओके, ये अच्छे से समझो। ये क्यों मैंने टेंशन यहाँ पे ड्रॉ किया, क्योंकि वो हमेशा स्ट्रिंग के अलॉन्ग होता है, और हमको पता है कि इस पोजीशन पे टेंशन, जो वेट को बैलेंस करने वाला फोर्स है, वो यहाँ होना चाहिए, जो डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ। लेकिन वो उस जगह से शिफ्ट हो चुका है, क्यों, क्योंकि कोनिकल पेंडुलम ही एंगल थीटा बना रहा है इनिशियल वर्टिकल एक्सिस के साथ में। ये उसका एक्सिस है, ये जो लाइन है ना, ये उसकी एक्सिस है। एक्सिस एक्सिस के साथ एंगल थीटा फॉर्म हो रहा है उस पोजीशन पर, तो वो थीटा यहाँ पर भी एक्ट करेगा, अल्टरनेट एंगल, तुम देख सकते हो अल्टरनेट एंगल फॉर्म हो रहा है। और जब भी ऐसी कंडीशन आती है, तुम सीख चुके बैंकिंग ऑफ रोड में भी, कि टेंशन अगर कुछ एंगल फॉर्म कर लिया जहां पर होना चाहिए था वहां पे नहीं है, टेंशन अगर एंगल फॉर्म कर लिया तो ये हो जाता है टी कॉस थीटा। ओके, और उसके 90 डिग्री पे, 90 डिग्री मतलब ये इस पोजीशन पे देखो, वो क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा। तो तुम्हारे बुक में टी नॉट लिया है तो टी नॉट ले लेता हूं मैं, टी साइन थीटा, समझे। तो उसके 90 डिग्री पे टी साइन थीटा आ गया, जो किधर एक्ट कर रहा है, सेंटर की तरफ, टुवर्ड्स ओ एक्ट कर रहा है, समझ गए। तो ये इतने फोर्स हो गए, कहा ये किस पोजीशन में होता है, ये इनर्शियल फ्रेम में होता है। इनर्शियल फ्रेम में होता है का मतलब, जब हम इस मोशन को स्टडी कर रहे हैं सेम स्पीड से, समझ जाओ कि बॉब पे बैठकर, इसके ऊपर तुम बैठ के उसको स्टडी कर रहे हो, उस टाइम के लिए इनर्शियल फ्रेम मतलब ऑब्जर्वर और जो मोशन वाले ऑब्जेक्ट है, वो दोनों का ही पोजीशन क्या होगा, सेम होगा, मतलब मोशन क्या होगा, सेम होगा, रिलेटिव वेलोसिटी दोनों में क्या होगी, जीरो हो जाएगी। उस टाइम पे हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं, तो वो इनर्शियल फ्रेम होता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम भी होता है, जहां पर डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से मोशन हो रहा है, डिफरेंट मतलब ऑब्जर्वर, देखने वाले का मतलब ऑब्जर्व कर रहे हो, उसका मोशन अलग है और पेंडुलम का मोशन अलग। उस केस में हम लोग को एक और फोर्स मिल जाता है यहाँ पे, जो कि मैं जस्ट रेफरेंस के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। ये उस तरफ एक्ट करता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, जिसको तुम जानते हो सी एफ एफ बोलते हैं इसको, सी एफ एफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझे, ये किस में आता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में आता है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम नहीं बता रहा हूं मैं तुमको, इनर्शियल फ्रेम अभी बता रहा हूँ, ठीक है। देखो, तो ये हो गया फोर्स, कैसे फोर्स डिवाइड होता है ये सीख लिया हम लोगों ने। अब बहुत ही इजी हो जाएगा हमको टाइम पीरियड फाइंड करना, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट टाइम पीरियड फाइंड करते हैं हम लोग। देखो हम लोग टाइम पीरियड फाइंड कर रहे हैं, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ कोनिकल पेंडुलम। मतलब कोनिकल पेंडुलम को ये कंप्लीट करने के लिए, ये सर्कल, ये सर्कुलर मोशन, ये कंप्लीट सर्कल के लिए कितना टाइम लगेगा, ये फाइंड करने के लिए इसके ऊपर फोर्स कौन कौन से एक्ट हो रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है, राइट। और उसके साथ साथ ये डेरिवेशन के फॉर्म में कर रहा हूँ, तो मैं एक बार डिस्क्राइब भी करूंगा इसको, राइट। तो डिस्क्राइब करने के लिए देखो बहुत ही सिंपल वर्ड यूज करता हूँ मैं, कंसीडर अ बॉब,
नहीं, कंसीडर कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम बोले तो याद रखना कि एक स्ट्रिंग और बॉब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। कोनिकल पेंडुलम परफॉर्मिंग circular motion in horizontal circular plane, horizontal circular plane, right, of radius r, and l be the conical length of the pendulum. L be the length of the pendulum, length of the pendulum, राइट। क्लियर है। अब इसके बाद में हम लोग और ये एक बात बताएंगे कि और क्या क्या टर्म्स यूज होने वाले वही यूज कर लेता हूं मैं। एम क्या है यहाँ पे, वेयर एम बी द मास ऑफ द बॉब, टी टेंशन लेने वाले हम लोग, टेंशन इन द स्ट्रिंग, वी क्या है उसका, वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी जिसको बोल सकते हैं हम लोग, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। समझे। ये सब बातें सर्कुलर मोशन है तो आएंगे ही आएंगे, राइट। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसमें ओ, पॉइंट ए और पॉइंट पी ले लेता हूं, और एंगल थीटा। और यहाँ पे एक और चीज और लिख दूंगा, सिंस एंगल थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन with vertical axis, राइट। तो अब इसके अकॉर्डिंगली हम लोग फोर्स ड्रॉ करेंगे। इसके अकॉर्डिंगली क्या ड्रॉ करेंगे, फोर्स। देखो फोर्स कौन कौन से एक्ट करते हैं इस पे देख रहे हैं हम लोग अभी। फोर्स एक्ट करते हैं, एक तो मैं ड्रॉ करूंगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हमेशा वेट एक्ट करता है mg, अंडरस्टूड। और एक पहले ही मैंने तुमको एक्सप्लेन कर दिया है, फिक्स पोजीशन के अलोंग, मतलब फिक्स पोजीशन ये है तो इस पे स्ट्रिंग यहाँ पे अटैच है तो स्ट्रिंग के अलोंग टेंशन एक्ट करता है टी नॉट। और टेंशन क्योंकि कुछ एंगल फॉर्म करता है, कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है किसके साथ में, वर्टिकल एक्सिस के साथ थीटा, तो ये डिवाइड हो जाएगा कौन से उसमें, टी नॉट कॉस थीटा। समझ गए, टी नॉट कॉस थीटा, उसके 90 डिग्री पे एक्ट होगा टी नॉट साइन थीटा। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का कंसेप्ट है, ये हमेशा मैं बताता हूँ, बैंकिंग ऑफ रोड में थोड़ा डिटेल बताया कैसे होता है। और नीचे देखो मैंने रेफरेंस के लिए एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया है जिसमें एल क्या है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम है। तो जब ये एल है और ये थीटा है तो ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से ये जो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस के फॉर्मूले में कॉस यहाँ पर आएगा। और तो मतलब जब थीटा का अपोजिट साइड एल कॉस थीटा, थीटा का एडजेसेंट साइड क्या होता है, एल सॉरी अपोजिट साइड एल साइन थीटा और एडजेसेंट साइड एल कॉस थीटा। ये अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री में क्यों, क्योंकि देखो कॉस थीटा इज इक्वल, ये जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए, ये तुम्हारे डेरिवेशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल टू ए ओ अपॉन एल आता था, देयरफॉर ए ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा। इसीलिए ए ओ की जगह पे मैंने क्या लिखा है, एल कॉस थीटा। समझ गए। और ऐसे ही एल साइन थीटा फाइंड करना, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, ओ पी अपॉन एल, तो देयरफॉर ओ पी इज इक्वल टू एल साइन थीटा। समझ गए, ये क्यों लिखते हैं हम लोग, तो मैं डायग्राम में लिख देता हूँ थोड़े से क्योंकि कचरा ना हो जाए, इसीलिए मैंने वहां पर लिखना अच्छा नहीं समझा, अलग से बताया तुमको, बताता हूँ फिर भी। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एल कॉस थीटा, ओके। और इस लाइन पे आएगा हमारा एल साइन थीटा, और ये हमारा रेडियस भी है, याद रखो ये हमारा रेडियस भी है, रेडियस। समझ गए, ओके। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको रब कर देता हूँ, एक्स्ट्रा पार्ट जो है तुम्हारा डेरिवेशन का पार्ट नहीं है, तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, ओके। अब टाइम पीरियड फाइंड करेंगे हम लोग। फोर्स तो डिस्क्राइब कर लिया, फोर्स डिस्क्राइब कर लिया, थोड़ा सा इसको लिख देते कैसे कैसे क्या हुआ है, कैसे फोर्स डिस्क्राइब हुआ है।
तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल वर्ड में मैं इसको लिखने वाला हूँ। सिंपल वर्ड क्या यूज करने वाला देखो, हाँ देखो, फोर्सेस एक्टिंग ऑन, forces acting on the bob, on the pendulum, total pendulum लिख देता हूँ, conical pendulum are, the first one is weight acts downward, weight mg acts downward and tension T acts in the string, acts along the string toward the fixed position, toward the A, point A देखो यहाँ पर है ना, तो fixed position, string toward the fixed position and gets inclined by angle theta with respect to vertical। अब देखो यहाँ पे वर्टिकल के साथ में कुछ एंगल फॉर्म कर लेता है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा अलग से भी बता देता तुमको कि कैसे क्या हो रहा है। यहाँ पे ये बॉब है, ये स्ट्रिंग से अटैच्ड है, ये वेट डाउनवर्ड आ रहा है, अच्छे से सीख लो, और टेंशन इस डायरेक्शन में जा रहा है जो कि वर्टिकल होना चाहिए था, तो ये टी कॉस थीटा जो होना चाहिए था और टी कॉस थीटा, और ये टी साइन थीटा, राइट। तो टी, देयरफॉर दो कंपोनेंट हो गया, देयरफॉर टी कॉस थीटा, टू कंपोनेंट्स यहाँ लिख देता हूँ, टू कंपोनेंट्स, टी कॉस थीटा एक्ट्स, हाँ टी कॉस थीटा वर्टिकली अपवर्ड, सेकेंड वाला क्या लिखोगे, सेकेंड वाला लिखोगे टी साइन थीटा टूवर्ड द सेंटर, और देयरफॉर वी कैन राइट सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू टी साइन थीटा। क्यों टी साइन थीटा? क्योंकि ये सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है, जो सेंटर की तरफ एक्ट करता है वही होता है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला मैं लेता हूँ एम आर ओमेगा स्क्वायर, ओके, तो टी साइन थीटा हो जाएगा, ओके। अब ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे देख सकते हो टी कॉस थीटा इज बैलेंस्ड बाय द वेट, ओके, सो मैं लिख सकता हूँ एंड वेट is balanced by t cos theta, so weight is equal to क्या आ जाएगा t cos theta, therefore mg is equal to t cos theta। चलो इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 by 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 by इक्वेशन 2, सो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करेंगे तो एम आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन एम जी इज इक्वल टू टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा, तो जिसमें से एम एम कैंसिल हो जाएगा, एम एम कैंसिल, तो अब क्या बचेगा, टी टी भी कैंसिल हो गया, सो देयरफॉर आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी टैन थीटा, क्या हो जाएगा, जी टैन थीटा, ओके। सो फाइनली हमारे पास ओमेगा का वैल्यू क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आता है जी टैन थीटा अपॉन आर, ओके। सो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट जी टैन थीटा अपॉन आर। ये टैन थीटा के फॉर्म में लिखना है तो फॉर्मूला यही हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे बुक में जो फॉर्मूला दिया है वो एक बार डायग्राम में दिखा देता हूँ। यहाँ पे डायग्राम में देखो मैंने बताया आर किसके इक्वल है, एल साइन थीटा के, तो आर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एल साइन थीटा, तो यहाँ पे लिखता हूँ सिंस आर इज इक्वल टू क्या होता है, एल साइन थीटा होता है बाय द डायग्राम, ओके। सो देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू, मैं इसको बाइफरकेट करके लिखता हूँ, जी टैन थीटा का लिखूंगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और मैंने यहाँ पे बताया आर की वैल्यू भी कॉस साइन थीटा होते, तो एल साइन थीटा आर की वैल्यू और कॉस थीटा ऊपर वाला है, तो लेकिन देख रहे हैं हम लोग
कि साइन थीटा कैंसिल हो जा रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ फाइनली क्या, जी अपॉन एल, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये है क्या, ये है कॉस थीटा नीचे बच रहा है, साइन थीटा तो कैंसिल हो गया, तो फाइनली ओमेगा इज इक्वल टू आ जाता है, ओमेगा इज इक्वल टू यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू आ जाता है हमारा, रूट लिख देता, हाँ, जी इज इक्वल जी अपॉन अंडर रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा। ओके, तो टाइम पीरियड क्या होगा, तुमको पता होगा रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड एंगुलर वेलोसिटी, तो सिंस टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, राइट, तो t अपॉन t इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई, 2 पाई को मैं सेपरेट करके लिख देता हूँ, और ओमेगा की जगह पे, ओमेगा देखो नीचे आ रहा है ना, तो जो उसकी वैल्यू उल्टा हो जाएगा, cos थीटा अपॉन जी, रेसिप्रोकल हो जाएगा कहने का मतलब, तो ये हो गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला, राइट, टाइम पीरियड हो गया। अब इसके अकॉर्डिंगली फ्रीक्वेंसी, सिंस फ्रीक्वेंसी frequency of pendulum, frequency of conical pendulum is equal to n is equal to 1/t, 1/t मतलब t का रेसिप्रोकल, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, मतलब ये ऊपर जो दिख रहा है वो सबको घुमा दो, घुमाओगे तो क्या आ जाएगा भाई यहाँ पे 1/2 पाई g अपॉन एल कॉस थीटा, राइट, तो फाइनली n इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 1/2 पाई g अपॉन एल कॉस थीटा। ओके, तो हमारा आ जाता है ये इक्वेशन ऐसे, राइट, ये फ्रीक्वेंसी हो गया, राइट, फ्रीक्वेंसी हो गया। और इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, तुम्हारे बुक में नॉन इनर्शियल फ्रेम में कुछ ज़्यादा नहीं दिया है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम मैंने बताया था तुमको डायग्राम बताते टाइम, नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो टी साइन थीटा होता है, रियल फोर्स मतलब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बैलेंस होता है किससे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, बस इतना ही, और जो कि इनर्शियल फ्रेम में भी हो रहा है, राइट, तो ये इतना चीजें याद रखो। तो हमने क्या फाइंड किया, टाइम फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, और उसके पहले ओमेगा, ओमेगा फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई किया था हम लोगों ने, दो इक्वेशन का यूज किया जो कि डायग्राम से लिया। डायग्राम कैसे है भाई, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से, टेंशन टी डिवाइड हुआ था टी कॉस थीटा टी साइन थीटा में, टी साइन थीटा टुवर्ड द सेंटर है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा, समझ गए। तो ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट होता है इसको समझने के लिए हम लोग, राइट, तो कोनिकल पेंडुलम में ऐसे ही होता है। और मेरी गो राउंड का एक सॉल्ड एग्जांपल में तुमको दिया हुआ है, उसका डिस्कशन मैं बाद में करूंगा, मतलब जो जब सॉल्ड एग्जांपल अलग से उसके वीडियोस बनाऊंगा उस टाइम पे मैं डिस्कस करूंगा उसको, ठीक है। तो आगे हम लोग एक चीज और देखते हैं इसमें, वो चीज ये है कि टाइम पीरियड जो डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है, जी तो कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट रहने वाला, देखो सिंस मैं यहाँ पे लिखता हूँ शॉर्ट में, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन g, सिंस l एंड g आर कांस्टेंट, राइट, तो टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन द थीटा, कॉस थीटा वैल्यू, राइट, कॉस थीटा, रूट ऑफ कॉस थीटा ओनली। अब ये कॉस थीटा मैक्स टू मैक्स कितना होता है, मिनिमम कितना होता है, इसकी बात करते हैं हम लोग। और एक बात करते हैं हम लोग कि ये तो हम लोग ने इतना याद रखना है कि थीटा पे डिपेंड, कॉस थीटा की वैल्यू पे मेनली डिपेंड करता है अगर इंक्रीज डिक्रीज की बात आएगी तो। लेकिन और एक चीज याद रखना है कि टाइम पीरियड अगर एक थीटा कांस्टेंट होता है तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट जी भी होता है, याद रखो 1 अपॉन रूट जी होता है, ये भी लॉ ऑफ पेंडुलम में आ सकता है। अब आगे मैं डिस्कस करूंगा अगर ये मोशन हॉरिजॉन्टल हो गया तो उसका मतलब क्या होता है, देखो, अच्छा देखो, जैसे टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारा आया है 2 पाई रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी, ये किसके लिए, कोनिकल पेंडुलम के लिए आया है, अगर कोनिकल पेंडुलम ऐसे कुछ मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसके लिए आया है, राइट। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला जाता है, क्वेश्चन मतलब तो एक स्पेशल कंडीशन दी जाती है तुमको, और बोला जाता है कि तुम फाइंड करो टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी किसका, ऐसा पेंडुलम मतलब जिसका
स्ट्रिंग यहाँ पर है और यह हॉरिजॉन्टल हो जाए, राइट, हॉरिजॉन्टल हो जाए, तो तुम समझ सकते हो इंक्लिनेशन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इस केस में अगर यहाँ पर पहुंच गया स्ट्रिंग और बॉब बॉब के ऊपर, तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, मतलब इस लेवल से वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है कोनिकल पेंडुलम के केस में, बराबर। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी, तो 90 के हिसाब से अगर हम लोग फाइंड करेंगे टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, एल कॉस थीटा, मतलब कॉस 90 अपॉन जी, कॉस 90 अपॉन जी, और कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, तुमको पता है जीरो होती है, मतलब टोटल क्या हो जाएगा तुमको, ये जीरो आ जाएगा टाइम पीरियड, मिनिमम मिनिमम क्या जीरो ही हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी पता है, 1/0, मतलब इनफाइनाइट हो जाएगी। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इनफाइनाइट और टाइम पीरियड जीरो, विच इज इम्पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल, राइट। सो देयरफॉर कोनिकल पेंडुलम में ये केस पॉसिबल नहीं है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए और ये हॉरिजॉन्टल हो जाए, इसके लेवल में आ जाए, ये चीज पॉसिबल नहीं है। ये ज्यादा से ज्यादा इसके बीच में वेरी कर सकता है, यहाँ से इसके बीच में हो सकता है, लेकिन ये 90 डिग्री पे हो जाए और यहाँ पे मोशन परफॉर्म करने लगे, ये पॉसिबल नहीं हो, तो क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को टाइम पीरियड इज जीरो और फ्रीक्वेंसी इज इनफाइनाइट। तो ये क्या है, ये डेरिवेशन का पार्ट नहीं है, ये केस है, एक केस हम लोगों ने स्पेशल केस डिस्कस किया। तुमको अगर पूछा जाता है कि हॉरिजॉन्टल हो गया स्ट्रिंग कोनिकल पेंडुलम में, तो उस टाइम पे फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या होगा, या फिर ये केस पॉसिबल है या नहीं है, उस केस में तुम इसका डिस्कशन करते हो, राइट। नेक्स्ट है हम लोग एक छोटा सा एप्लीकेशन बाकी है, देखो अभी तक कौन कौन सा एप्लीकेशन कर लिया हम लोगों ने, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड कर लिया, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे व्हीकल होता है तो उसका वेलोसिटी क्या होता है, फिर बैंक्ड कर्व रोड के बारे में पढ़ा, बैंक्ड कर्व रोड, इसमें मोस्ट सेफ स्पीड, मिनिमम स्पीड और मैक्सिमम स्पीड, ये सब फाइंड किया हम लोगों ने। और अभी अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया है क्या, कोनिकल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम हो गया हमारा। अब हम लोग को एक छोटा सा रह गया है उसमें फोर्थ पार्ट, मतलब ये बीच में आता है, मैं लास्ट में करा रहा हूँ इसको, फोर्थ पार्ट, मैं इसको अलग से हेडिंग देता हूँ फोर्थ पार्ट को, ये है डेथ ऑफ वेल, डेथ ऑफ, नहीं डेथ ऑफ वेल नहीं रे, या वेल, वेल ऑफ डेथ, या मौत का कुआं, ऐसा समझ लो ना भाई, मौत का कुआं हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, राइट, मौत का कुआं, मौत का कुआं पढ़ेंगे हम लोग, वेल, वेल ऑफ डेथ। ये कभी देखे हो क्या तुम, मौत का कुआं, मौत का कुआं देखे हो, नहीं देखे हो, तुम जानते रहो तो रहोगे ही कम से कम। ये देखो कुछ ऐसा सिचुएशन होता है उसके अंदर, ये ऐसा बड़ा सा वेल जैसा बनाते हैं सर्कस में, और इसके अंदर राइडर जो बाइकर्स होते हैं वो ऐसे धीरे धीरे यहाँ से स्टार्ट करते हैं मोशन, धीरे धीरे स्पीड बढ़ा बढ़ा के एक टाइम आता है वो कंप्लीट हॉरिजेंटल हो जाते हैं, मतलब समझ सकते हो बाइक हमारी इस डायरेक्शन में आ जाती है, इसके व्हील्स यहाँ पर है और ये सरफेस है, और जो राइडर है उसका सिचुएशन ये हो जाता है, राइट, और वो ऐसे ही घूमते रहता है इसमें, समझो ये डायग्राम के हेल्प से बहुत कचरे जैसा डायग्राम है, बस समझने की कोशिश करो इसमें, राइट। या फिर इसके वीडियोस भी अवेलेबल है, कुछ सर्च करके एक्स्ट्रा, अगर तुम इसका विजुअलाइजेशन नहीं कर पा रहे हो तो उस केस में मैं बताता हूँ। तो अभी यहाँ पे हम लोग को सीखना है फोर्सेस कौन कौन से एक्ट करते हैं, फोर्सेस इसके ऊपर कौन कौन से एक्ट करते हैं, जब बाइकर्स डेथ वेल में होता है तो फोर्स कौन कौन से होते हैं उसके ऊपर। तो मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार, देखो ऐसा कोई डायग्राम है और डेथ वेल है, और वो सपोज सर्कुलर मोशन यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है और इस जगह पे पहुंचा है, तो एक बात है कि उसका जो वेट है ना, वेट बैलेंस होता है किससे, सरफेस और टायर के बीच में कितना फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन क्या बैलेंस करता है यहाँ पे, वेट को बैलेंस करता है हमेशा, ये डिफरेंट सिचुएशन है। और उसका जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है वो इस साइड में एक्ट करता है, देखो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज एक्टिंग टूवर्ड्स द वेल, राइट, सेंटर ऑफ द वेल, तो मतलब ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। तो अब इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ बहुत ज्यादा, तुमको तो सभी टर्म्स पता है। तो यहाँ पे एफ एस क्या है, फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर, एम जी क्या है, वेट ऑफ द राइडर्स,
एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो यहाँ पे सिंस normal reaction force is acting towards the center, therefore centripetal force is equal to normal reaction force, right? Normal reaction force, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एन, राइट? ये इक्वेशन 1 ले लेता हूँ। और दूसरी बात है एफ एस इज बैलेंस्ड बाय एम जी, राइट? एफ एस इज बैलेंस्ड बाय एम जी। बट हमको एक चीज पता है कि जो एफ एस की वैल्यू होती है दैट इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, राइट? लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू एन होती है। तो मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो n की जगह पे मैंने ये इक्वेशन 1 में n की जगह पे मैं लिख सकता हूँ एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ओके? एंड एफ एस की जगह पे लिख सकता हूँ एम जी। तो मैं बोल सकता हूँ एम जी इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू ये यहाँ पे लिख दिया और ये वाला पार्ट नीचे लिख दिया एम वी स्क्वायर अपॉन आर, म्यू एस हो गया, ओके? सो देयरफॉर वी कैन कैंसल एम एम। तो फाइनली मेरे पास g इज लेस देन इक्वल टू वी स्क्वायर म्यू एस इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो मैं वी स्क्वायर का अगर फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो वी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी अपॉन आर हो जाएगा, जी अपॉन आर, और साथ में जी अपॉन आर के साथ में आ जाएगा म्यू एस नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा ना, आर नहीं, आर जी के साथ चला जाएगा, सॉरी, आर जी के साथ जाएगा। यहाँ पे देखो आर जी हो गया अपॉन म्यू एस, राइट? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अभी वी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब मिनिमम कितना हो सकता है, तो v इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ, इसका स्क्वायर निकालता हूँ, पहले रूट लगा देता हूँ, आर जी अपॉन म्यू एस, राइट? सो देयरफॉर v मिनिमम मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो मतलब कम से कम कितना होगा, v मिनिमम इक्वल टू होगा, और बाकी तो उससे ज्यादा ही है कंडीशन के अकॉर्डिंग। इस कंडीशन में देखो ग्रेटर है या फिर इक्वल है, तो सबसे कम इक्वल होगा, तो रूट आर जी अपॉन म्यू एस। तो ये मिनिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला इतना मेंटेन करना पड़ता है डेथ वेल के अंदर। तो मिनिमम वेलोसिटी इनसाइड द डेथ वेल, समझ गए? सो देयरफॉर क्या हो गया कंप्लीट, ये डेथ वेल के अंदर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है वो है, समझ गए? तो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कंप्लीट होता है। और इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन अभी तक पढ़ रहे थे, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीटली कवर करने वाला हूँ, राइट? और नेक्स्ट वीडियो में आई थिंक रोटेशनल, ये सर्कुलर वाला पार्ट फिनिश हो जाएगा, हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, राइट? तो इस वीडियो को अच्छे से देखो, प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा घर पे, और इसके डेरिवेशंस भी मैं मतलब अच्छे से लिखा रहा हूँ, तो तुम उसको कॉपी कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।